हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज़ करते थे, जिसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था। उसको एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से हम जोड़ते थे, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था तो वो जा करके उस इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होता था। कैटायन कैथोड पे जा करके डिस्चार्ज होता था, एनोन एनोड पे जा करके डिस्चार्ज होता था। ठीक है, और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था। अगर आपने नहीं देखा, आप वहाँ पर जा करके देख लेते। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर एक उसी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस से ही जुड़ा हुआ और टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें पहले से पता होना चाहिए। पहले उस बेसिक टर्म्स को कंप्लीट करते हैं, फिर उस टॉपिक पे भी हम लोग आते हैं। चलो, उस बेसिक टर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग को देखना है। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, आगे चल के अगर कहीं पर इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम यूज़ होता है तो ये आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने कहा था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसका एक्वस फॉर्म या फिर मॉल्टन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर इसका देखते चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब यहाँ पर बताया गया सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट या फिर फ्यूज्ड स्टेट भी कह सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सबको पता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, वो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और साल्ट। यही लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक को हम वीक कह सकते हैं और एक को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस मीडियम में पानी में डालने पर बहुत ही कम मात्रा में टूटता है, 10% 20% ही टूटता है, उसको हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको पता है बहुत कम आएगा, लेस देन 1 आता है, क्योंकि अल्फा मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, मैंने आयनिक में भी आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और थोड़ा बहुत सोल्यूशन के बारे में भी आपको बताया था। अल्फा का मतलब होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, मतलब जितना मोल लेके चले हैं अगर उसका बहुत ही कम हिस्सा टूटा है, अपॉन टोटल मोल करेंगे तो हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं जो क्या कर जाता है, 100% डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन जहां पर होता है उसको कहते हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अल्फा की वैल्यू की अगर बात करते हैं वो आ जाता है 1। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, ये सब बेसिक से टर्म है जिसके बारे में आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं, लेकिन तब भी इसको एक बार ऐसा सुनते चलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बताइए, सो पुअर डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा, और पुअर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग क्या आ जाए 1। ठीक है, कहा गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताया वो पूरा का पूरा टूट जाता है, और जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा आयंस बनेंगे, और जितना ज़्यादा आयंस वहाँ पर सोल्यूशन में रिलीज होंगे उतना ही अच्छा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ठीक है, फिर बताया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की किस वजह से, उसके आयंस की वजह से। अगर कोई आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा डिसोसिएट कर रहे हैं, अगर वो उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो आयंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छा कंडक्शन करता है इन कंपेरिजन टू एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना। ठीक है, तो इसलिए बताया कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस। आयंस का मतलब वहाँ पर जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतना तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी तो उसका कंडक्टेंस भी बढ़ना शुरू कर देगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज, कुछ एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया गया और कहा गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो यहाँ पर डाईफ्लोरो एसिडिक एसिड आप ऐसे कहते हैं CF2, ठीक है, और यहाँ पर HCOOH ऐसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरो एसिडिक एसिड है, बताओगे CFH2, मतलब इसी कार्बन से क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, COOH लगा है। और यहाँ पर क्लोरो एसिडिक एसिड है, कार्बन से ऐसा क्लोरीन लगा है, CH2 है, यहाँ पर 2 H भी लगे हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे, तो चलो यहाँ पर
F यहाँ पर आ जाता है H2। और यहाँ पर अगर कहते हैं Cl को, अगर F को जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, HCOH है और लास्ट में CH3COH है। ठीक है सर। तो यहाँ पर याद रखना कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फ्लोरीन के ऊपर -I इफेक्ट होता है और -I वाले क्या कर जाते हैं, एसिडिक एक्सचेंज हो जाता है -I इफेक्ट के डायरेक्टली, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, 2 फ्लोरीन लगे हैं तो वो एसिडिक एक्सचेंज को बढ़ा देगा, और जब इस एसिड की एसिडिक एक्सचेंज बढ़ जाएगी तो आयोनेशन बढ़ेगा, आयोनेशन बढ़ेगा तो अब बताओ कि वहाँ पर क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये एसिडिक एसिड था CH3COH है। ठीक है, इसके कि एक H को हटा कर एक Cl लगा दिया गया, एक H को हटा के फ्लोरीन लगा गया, 2 H को हटा करके 2 फ्लोरीन लगा दिया। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरीन लगा है उतना ज़्यादा वहाँ पर उसकी एसिडिक एक्सचेंज को बढ़ा देगा, और एसिडिक एक्सचेंज बढ़ने का मतलब उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाता जा रहा है। स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगा तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अल्फा की वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका आयोनेशन या फिर डिसोसिएशन इंडिकेट करता है। इसका मतलब उतना अच्छा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, एसिड होगा और उतना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखेगा। ये सब बेसिक से टर्म है यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक है उसको तो हम लोग पढ़ने वाले, उससे पहले हमें इतना नॉलेज कम से कम होना चाहिए। चलो, रेजिस्टेंस का नाम आपने कभी सुना होगा, वहाँ पर फिजिक्स वगैरह में आपको सुनते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब एक सिंपल सा है कि अगर मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर करंट का फ्लो, करंट समझा, करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो बताइएगा करंट के फ्लो के दौरान अब यहाँ पर करंट चाहता है यहाँ से यहाँ पर जाना, अब जो भी रुकावटें आती है जो इस करंट को यहाँ से यहाँ पर जाने पर रोकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ऐसा सिंपल सा आप कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, करंट के फ्लो के बीच में जो भी रुकावटें आती है, जो भी करंट के फ्लो को रोकना चाहता है, जो रुकावटें, जो हिंड्रेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, रेजिस्टेंस। एक रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रुकावट। ठीक है, करंट के फ्लो का जो हिंड्रेंस होता है, जो भी वहाँ पर कंडक्टर्स में जो भी हिस्सा उसका उसको रोकता है, उसी को हम कहते हैं भाई ये रेजिस्टेंस है। तो बताएंगे इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंडक्टर इन अ पासेज ऑफ करंट। करंट के फ्लो के बीच में जो भी हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है कोई भी कंडक्टर, उसे कहते हैं भाई ये इसका रेजिस्टेंस है। इसको जब मेजर करते हैं तो आपको पता है ओम यूनिट में मेजर करते हैं, ऐसा कुछ सिंबल होता है ओम को दिखाने के लिए। तो यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस ओम हो जाता है। सब बेसिक टर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस एक दो लाइनें बस वो सुनते चल रहे हो, धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कह रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कैसे भी यहाँ पर आगे बताते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पर क्या हो जाता है, कंडक्टर है, तो जो रेजिस्टेंस होता है इनकी लेंथ के ऊपर और यहाँ पर जो इसकी मोटाई होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दो बातों पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है भी आगे बताते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैंने समझा। अब अगला जो टर्म्स आता है उसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की अगर बात करते हैं, अगर कंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। लेकिन मतलब देखते हैं यहाँ पर, कंडक्टेंस का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जितनी आसानी से करंट का फ्लो होता है, करंट के फ्लो को जो सपोर्ट दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कंडक्टेंस। मतलब एक होता है रुकावट, एक होता है उसका सपोर्ट। जो रुकावटें आती है जो करंट को फ्लो को बढ़ने के लिए रोकता है उसको कहते हैं भाई ये हिंड्रेंस है, ये रेजिस्टेंस है। और जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है वो कहते हैं ये कंडक्टेंस है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया, इट इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, कंडक्टेंस जब भी निकाला जाएगा 1 रेजिस्टेंस, इसका मतलब साफ साफ है अगर वहां पर रुकावट ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम, मतलब उसकी कंडक्टेंस कम होगी। अगर रुकावट कम है तो आप बताओगे वहां पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर आपको साफ साफ लिखता है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड ऑफ ईज विथ विच इट मे कैरीज करंट। मतलब किसी कंडक्टर का अगर कंडक्टेंस नापना है तो हम ये नाप रहे हैं कि वो कितनी आसानी से करंट का फ्लो करवा रहा है। ठीक है, उसी को कहते हैं उसका कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जब ये कंडक्टेंस C बराबर मैंने बताया 1/R होता है, R की यूनिट ओम होती है, तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसकी यूनिट को ओम इनवर्स कह सकते हैं। और या फिर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे ओम का साइन फिर -1 उसकी पावर, ओम इनवर्स। अब आप बताओगे पुअर इज द रेजिस्टेंस, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। भाई दोनों C बराबर 1/R, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये कंफर्म है। फिर अब धीरे धीरे टॉपिक की तरफ आते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने 2 टर्म्स अभी सीखे, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। रुकावट को रेजिस्टेंस और कितनी आसानी से वहां पर करंट फ्लो कर रहा है उसको नापना ही कहता है उसका कंडक्टेंस।
अब सवाल आता है, एक टर्म और आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं। तो वो सारी चीजें यहां पर लिखी, मैं ऐसा दिखाते चलता हूं, आप ऐसा देखते चलो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो अब बताओ कि लेंथ के क्या साथ कैसे, तो मैं आपको बता दूं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्टली के साइन को हटा दो तो हमें एक कांस्टेंट की एंट्री करानी पड़ेगी, जिसको कहते हैं यहाँ पर रो, और ये बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हमसे पूछा जाए रो बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे आर इंटू ए बाई एल, और रो ही पता है क्या है यहाँ पर, जो नाम मैंने लिखा है यहाँ पर रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको अगर वैसा डिफाइन करना चाहें, ठीक है, अगर यूनिट, कोई यूनिट यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए और उसकी यूनिट लेंथ ली जाए, मतलब क्रॉस सेक्शन, अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं, आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए और 1 सेंटीमीटर लेंथ लिया जाए उस कंडक्टर का, तो उस दौरान जो भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर कह सकते हैं रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। हाँ, समझ में? तो ये हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आर रो बराबर आर रेजिस्टेंस और एल बाई ए। एल क्या है, ए क्या है, आप बताओगे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये क्या हो जाता है, उसका लेंथ हो जाता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आर की यूनिट होता है ओम, और आपको पता है एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर, या फिर जो भी होगा लेंथ की यूनिट का स्क्वायर अपान यहाँ पर लेंथ का, वहाँ पर जो भी होगा, जैसे हम सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाता है। तो रो बराबर आर ए बाई एल। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पर जो अभी मैं आपको जितना बताया हूँ, अब सब जा करके घुमा फिरा के हम मेन टॉपिक पे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर जिसको हम कहते हैं वहां पर क्या, रजिस्टिविटी, सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब सवाल आता है ये क्या है, अभी इससे पहले आपको मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे कंडक्टेंस बराबर 1 अपान रेजिस्टेंस था, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1 अपान स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बताया गया, इट इज डिफाइंड एज, पहले इसके अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो यहां पर ये भी एक कंडक्टेंस की बात करता है, तो इसका डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन का पर यूनिट वॉल्यूम ले ले, यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, उसमें टोटल जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से नेट जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको हम कंडक्टिविटी, इसको के या फिर कप्पा भी इसको बोला जाता है, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बताया कि ये भी सेम कैसे निकालेंगे इसको, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस से पूछा गया, कह रहे मैं तो आर के भरोसे हूं, 1 अपान आर, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस से बोला गया, तुम बताओ, कहता है मैं भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल हूं, ठीक है। तो कंडक्टेंस ये था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। वही आपको बताया कि यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा या फिर के, आप जो भी बोलो, आपकी बुकों में के कप्पा बोला जाता है इसको, 1 अपान रो हो जाता है, ठीक है। और रो यहाँ पर कोई और नहीं, जो अभी ऊपर पढ़ा के ला रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब सवाल आता है, यहाँ पर ध्यान देना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान रो, और रो बराबर भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया होता था आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। तो अब यहां पर 1 अपान रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान आर, 1 अपान ए बाई ए हो जाए, ए बाई एल हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, और 1 अपान रो को लिखेंगे तो 1 अपान आर अपान ए बाई एल, और इसको जब व्यवस्थित लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो के बराबर 1 बाई आर, ठीक है, इंटू एल बाई ए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर के बराबर 1 बाई आर, अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने कहा सी बराबर 1 बाई आर होता है, तो इसलिए सारी चीजें एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। सी को कहता है कंडक्टेंस, तो वही तो लिखा है 1 अपान आर,
तो बताओ कि यहाँ पर कप्पा बराबर या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कहेंगे यहाँ पर कंडक्टेंस, और यहाँ पर जो L बाई ए लिखा गया एक नया टर्म है, इसके लिए यहाँ पर एक टर्म यूज करता है सेल कांस्टेंट। क्या बोलता है भाई? सेल कांस्टेंट, जिसको दिखाने के लिए हम G स्टार से भी ऐसे दिखा देते हैं। समझ में? K बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट G स्टार, कंडक्टेंस 1/r और 1/L बाई ए को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखना यहाँ पर L बाई ए का यूज हम क्यों कर रहे हैं और ये है क्या यहाँ पर। देखो मैंने आपको शुरू में बताया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया, कैसे वहाँ पर आप बताओगे डिस्चार्ज होते थे जो भी हमारे वहाँ पर आयंस वगैरह थे। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि सेल कांस्टेंट आपको इसको क्यों कहा जाता है और L बाई ए क्या है। देखो अगर कोई कंडक्टर होता है, कोई वायर वगैरह हो ना, ऐसे कोई कंडक्टर मान लेते वायर है, तो वहाँ पर तो आप बताओगे कंडक्टर्स को देखने के लिए, कंडक्टेंस को देखने के लिए ये L हो जाता था और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर स्मॉल है बोल। लेकिन सवाल आता है हम यहाँ पर कोई वायर वगैरह पे थोड़ी ना पढ़ने वाले, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो मैंने कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, ठीक है ऐसे, और इनको एक्सटर्नल सर्किट से ऐसे जोड़ देते थे ऐसा। और अब याद रखना इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो किसी भी सेल के लिए वो सेल कांस्टेंट का नाम क्यों दिया पता है? कह रहे किसी भी सेल के लिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है वो L होगा। यहाँ पर जो L यूज किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, वायर पे हम नहीं पढ़ रहे, हम जो स्टडी करने वाले हैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसे कंडक्टेंस को देखा जाएगा, नापा जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो L है वो वायर वाला L नहीं है, वहां पर उसकी लेंथ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होगी तो आपको पता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर L है। तो सवाल आता है तो A क्या है? कह रहे जो हमारे इलेक्ट्रोड की मोटाई है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया वो ये है। तो इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो मेनली ऐसे किसी कंडक्टर के ऊपर पढ़ते हैं वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जहाँ पर हमारे पास दो रॉड हैं मेटल की जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी, जो दोनों के बीच हमने सेटअप किया है उसको कहते हैं वहाँ पर L, उनके बीच की दूरी L। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया A जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड की मोटाई जो है क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी बात की जा रही है। तो अब हमें यहाँ पर पता चला है तो K बराबर 1/r इंटू L बाई ए। L बाई ए को उन्होंने कहा भाई इसको एक नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर सेल है तो याद रखना कभी अगर न्यूमेरिकल्स बनता है, कुछ भी बनता है, तो वहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, और वहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया भी है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये आपको ध्यान देना। आज समझ में मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें L और A किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हमेशा फिक्स होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर L बाई ए की वैल्यू भी क्या होगी? फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट और इसको हम G स्टार से दिखा देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या सीखा यहाँ पर? K बराबर 1/r, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, यही फॉर्मूला पढ़ने के लिए ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं। तो K स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर दूसरा नाम कंडक्टिविटी 1/r इंटू L बाई ए हो जाता है। तो कहा गया कंडक्टेंस बराबर, ऊपर से यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा बराबर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अच्छा यूनिट की बात करते हैं तो फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख दूं, आपको समझ में आए, 1/r, ठीक है, इंटू क्या था? L बाई ए। अब बताना यूनिट, अब बता सकते हो क्या? तो 1/r का यूनिट का मतलब ओन इनवर्स, और L बाई ए का मतलब अब बताओ अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर का टर्म बचेगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे सेंटीमीटर का इनवर्स। तो बताओ यूनिट ऑफ K बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और याद रखना कि अगर कहीं पर यहाँ पर इस पूरी यूनिट में, इस पूरे टॉपिक में कहीं पर अगर ओम इनवर्स है तो उसके जहाँ पर एक हम यूनिट यूज कर सकते हैं S, जिसको कहते हैं साइमन। तो यहाँ पर ओम इनवर्स की जहाँ पर, ऐसा नहीं साइमन इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स की जगह पर ही साइमन लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पर भी साइमन इनवर्स कर दिया, नहीं, ओम इनवर्स मतलब साइमन। तो ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको बोला जाए तो साइमन पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। साइमन जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ पर आप उसको कैपिटल एस से दिखाते हैं, कैपिटल एस मतलब साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन मीटर पर मीटर। देखो अब यहाँ पर बात आती है ना, आप लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड उसकी मोटाई किस यूनिट में नापना चाहते हैं।
अगर आप सेंटीमीटर में नापते हो तो आपका यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, अगर आपको वहाँ पर मीटर में देता है तो आप मीटर इनवर्स लिख दोगे। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट का इनवर्स, मिला जुला के ये कहना। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इतना क्लियर है सबको? K बराबर 1/r इंटू एल बाई ए याद रखना है, या फिर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो r इंटू के करके हम आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जो कि काफी अच्छा टर्म है, यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। डेफिनेशन क्या थी? फॉर्मूला तो 1/ρ था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, फिर वहां पर वैल्यू रखा तो उसके बाद फॉर्मूला एक और बन गया, K बराबर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये था, आप एकदम सिंपल से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कहता है पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी आयंस होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आप बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं ऐसा आपको ऐसा बताऊं, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन था, ऐसा समझो, मान लेते हैं हमारे पास 1 ml का सोल्यूशन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 1 ml था, यहाँ पर हमारे पास दो आयन थे, ऐसे एक प्लस वाले एक माइनस वाले। तो हमसे पूछा जाए 1 ml में कितने आयन है? अभी आप बताओगे 2। ठीक है, 2 आयन यहाँ पर मौजूद है 1 ml में। अब मैं यहाँ पर 1 ml और वाटर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अब टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हमारा 1 ml और ऐड हो गया, मतलब बताओगे टोटल कितना हो जाता है? 2 ml। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा यहाँ पर सोल्यूशन 2 ml का हो जाता है ऐसे। अब अगर हमसे पूछा जाए पहले पर यूनिट वॉल्यूम में 1 ml में 2 आयंस रहा करते थे, अब जब हमने पानी बढ़ा दिया और 1 ml और बढ़ाया, तो अब 2 ml में कितने आयन होने लगे? 2 आयन। तो पर ml अब आयन कितना हो जाएगा आफ्टर डाइल्यूशन पर ml? बताओ, पहले 1 ml में 2 रहते थे, पर ml में 2 थे, अब 2 ml में टोटल कितने आयन दिख रहे हैं आपको? 2 आयंस। तो 1 ml के हिस्से में कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब आप यही बताओगे, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं पर ml नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? कम होने लगता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता था भाई मेरा कोई और हिसाब नहीं है, अगर पर ml नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे तो मैं भी बढ़ूंगा, अगर पर ml नंबर ऑफ आयंस घट रहे हैं, जो भी काम करना आप करो, अगर वो घट रहा है तो मैं भी घट जाऊंगा। तो अगर आप बताओ यहाँ पर मैं डाइल्यूशन करूं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। ठीक है, पहले से कम आयन हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो बताओगे कंडक्टिविटी वो घट जाएगा। देखो, कंडक्टिविटी बोले या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर कंडक्टेंस बोलना है तो स्पेसिफिक लगा के बोलो, नहीं तो कंडक्टिविटी बोले, ये के की बात, क्योंकि सब मिलते जुलते टर्म्स है। अगर केवल कंडक्टेंस पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, केवल कंडक्टेंस पूछता, अभी आगे पूरा इफेक्ट में पढ़ाऊंगा वहां पर, ये तो इनकी बात हो रही थी, इन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको हिंट दे दूं, अगर कंडक्टिविटी नहीं कंडक्टेंस बोलता तो डाइल्यूशन करने पे वो बढ़ता है, लेकिन ये क्या कंडक्टेंस है? नहीं, ये कंडक्टिविटी कप्पा की बात कर रहे हैं, के की बात कर रहे हैं। या फिर कंडक्टेंस बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दोनों नाम इन्हीं का है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो घटेंगे। लेकिन अगर केवल कंडक्टेंस बोले, क्या केवल कंडक्टेंस बोले, तो वो बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान देना यहाँ पर। चलो, सेल कांस्टेंट डेल्टा जी, या सॉरी जी स्टार की बात करते हैं, तो क्या होता है इसको देखो, जी स्टार, सेल कांस्टेंट जी स्टार कहता है द फैक्टर L by A is known as cell constant and it is expressed as पर सेंटीमीटर और पर मीटर। आपको पता है L by A लेंथ की यूनिट अपॉन लेंथ की यूनिट का स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा पर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर के साथ लेंथ और एरिया को नाप रहे हैं, और पर मीटर बचेगा अगर उसको हम नाप रहे हैं मीटर के साथ। तो जी स्टार जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? L by A। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कतई नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पर आप L by A लिखो या फिर डायरेक्ट जी स्टार लिख सकते हैं। आपसे अगर ये पूछ रहा है तो R को यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब अगर आप K को समझ गए हैं, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है और उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है, तब आगे के दो मेन टॉपिक्स हम पढ़ने वाले यहाँ पर, जिसके लिए अभी तक सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे थे। और वो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। कंडक्टेंस वगैरह को पढ़ने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे कंडक्टेंस को नापा जाएगा, क्या किया जाएगा, उस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगली वैल्यू यहाँ पर देखने वाले नाम है, अगला टर्म यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको हम लेमडा या फिर ऐसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सवाल आता है ये कंडक्टेंस अभी चला, कितने टर्म्स कंडक्टेंस से जुड़े हैं?
एक प्लेन कंडक्टेंस था 1/r वाला, और दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, और अगला एक टर्म यहाँ पर आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट टर्म जो आया है मैं आपको बता दूं, ये टर्म कहीं और से नहीं आया है, आपने सुना होगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो सिंपल सा ये डेफिनेशन है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला पता है, 1 ग्राम इक्विलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इतना ये नहीं कहना कि मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नहीं पता है, पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ग्राम इक्विवेलेंट यही सब कुछ चला है वहाँ पर। तो अब आपको कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन लिया जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसकी वजह से जो नेट कंडक्टेंस हमें देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं नाम यहाँ पर, आप बताओगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक बार फिर से बताओ, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, या फिर कह सकते हैं 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की वजह से नेट जो भी हमें कंडक्टेंस देखने को मिलता है, हम कहते हैं भाई इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन है। तो इस बार अमाउंट क्या लेके चल रहे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले लेते हैं और उसी में 2 मेटल की रॉड डालते हैं, ऊपर से वहां पर बैटरी वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ करके कंडक्टेंस नापते हैं। जो भी आता कहेंगे भाई ये तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का सोल्यूशन था, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ गिवन सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आयन प्रोड्यूस करेगा, उसके 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो नेट वहाँ पर आयंस बन रहे हैं और उनकी वजह से जो कंडक्टेंस हमें मिलती है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो डेरिवेशन पे जाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखती है, इसलिए मैं वहाँ पर लेकर नहीं जाऊँगा आपको। बस यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर K × 1000/n। 16 तो ये K है, कौन है K, अभी पढ़ के आ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। हाँ, N की अगर बात है तो N के लिए आप क्या जानते हो बताओ, N कोई और नहीं, नॉर्मेलिटी है। क्या भाई वहाँ पर नॉर्मेलिटी, ठीक है, और K स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं क्या बताओ ये फॉर्मूला याद तो कर रहे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कब लगाना है, क्या कैसे करना है। अच्छा, अगर पहले यहाँ पर आप बताओ इसकी क्या यूनिट बताई जा सकती है, K की यूनिट क्या होती है बताओ। अगर K की यूनिट की बात आती है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, अगर साइमन के साथ देखें, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अगर नॉर्मेलिटी की यूनिट आए तो आपको बताया नॉर्मेलिटी बराबर हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं बताओ। अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट को हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसकी यूनिट कह सकते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ही बोल देते हैं। और वॉल्यूम की यूनिट क्या, अगर मैंने यहाँ पर लेंथ वाली यूनिट को लिया है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम को भी लेंथ का क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, अब बताओगे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अब बताओगे ये तो 1000, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जब हम यूनिट को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बताओगे ऊपर बैठे हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर का अब बताओगे इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको पता है ये तो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ पर -1 पावर, यहाँ पर 3 पावर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में रहेगा भाई, क्योंकि ये यहाँ पर अपान कर गया ना, इक्विवेलेंट अपान, ये तो डायरेक्टली वहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंट की पावर -1, ये इसकी यूनिट हो जाती है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है, आज समझ में, आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है। यूनिट कैसे आएगी वो मैंने आपको यहाँ पर डिराइव करके बताया। लेकिन यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ करोगे, ठीक है, जब इसकी यूनिट यहाँ पर यही लिखी जाए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। याद रहे, कोई भूलेगा नहीं। और इसमें सबसे मेन यूनिट को याद रखना है सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर के साथ दिया है तो यहाँ पर 1000 कहाँ पर होगा, ऊपर रहेगा। और अगर इस फॉर्मूले को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे वो भी ध्यान देना, कप्पा अपान 1000 इंटू n, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर कप्पा अपान 1000 इंटू n। अब सवाल आता है बताओ 1000 ऊपर से नीचे फिसल के आ गया, ये कब लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर कोई एनसीईआरटी में आपके दिया गया, भले अभी नहीं क्वेश्चन पूछा गया इस पर, और आप वैसे बुक वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर आपको इसको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आप बताओगे यहाँ पर हमें तब ये यूनिट का यूज़ करना है, 1000 नीचे तब आ जाएगा जब साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट की बात आएगी।
तो याद रखना सबसे मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फॉर्मूला कब क्या लगाना है। ऐसा नहीं कि हम केवल यही रट लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ करता है और पता चला वहाँ पर मीटर स्क्वायर बोले जा रहा है और यही लगा के आप रख देते हो और हो सकता है एक ऑप्शन भी मैच कर जाए, हालांकि वो गलत होगा, आपको पता है। तो इसीलिए याद रखना कि वहाँ पर आप नोट करना इसको ज़रूर, क्योंकि ये तो है वहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट के साथ, और यहाँ पर आप बताओगे साइमन मीटर। मैंने कहा लेंथ की यूनिट का जो यहाँ पर यूज़ किया जाए, अगर मीटर के साथ करेंगे तो 1000 नीचे आ जाता, पूरा कन्वर्जन करने के बाद फाइनली ही आता। अब ऐसा नहीं कि कन्वर्जन पे भी चले वहाँ पर, तो आपको बस इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि K/N तो K/N दोनों में चल रहा है। बस 1000 ऊपर कब आएगा, कब नीचे आएगा, जब सेंटीमीटर होगा तो ऊपर होगा, जब मीटर आएगा तो नीचे होगा। चलो इतना क्लियर है सबको। क्या बताओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन की वजह से जो नेट कंडक्टेंस देखने को मिलता है, या फिर उनके आयन की वजह से जो नेट कंडक्टेंस देखने को मिलता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/n, ठीक है। लेकिन ये तब लगाना है जब सेंटीमीटर आपके साथ यहाँ पर मिले लेंथ की यूनिट, और यहाँ पर मीटर के साथ ये लगा। चलो भाई, आपको यूनिट यहाँ पर बताया गया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, मैंने कहा जहाँ पर ओम इनवर्स वहाँ पर साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। ज़्यादातर आपको साइमन ही लिख देता है, लेकिन कुछ भी लिखे, साइमन जहाँ कहीं पर भी है मतलब ओम इनवर्स की जहाँ पर, तो कहीं पर साइमन है तो वहाँ पर ओम इनवर्स लिख सकते हो, ओम इनवर्स है तो साइमन लिख सकते हो। चलो अगला यहाँ पर एक और कंडक्टेंस है। अभी हमने जो कंडक्टेंस पढ़ा है वो कौन सा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब दूसरा जो नाम आने वाला है वो है मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस का मतलब बताओगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो अब ऐसे कहोगे कि 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन लिया जाए, और उसके अब टोटल जितने भी आयंस वहां पर बनते हैं जो उसकी वजह से नेट कंडक्टेंस होगा उसको मोलर कंडक्टेंस। एक साफ साफ चीज है। इक्विवेलेंट आया तो ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया गया, और मोलर आ रहे तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मोल। कितना मोल, 1 मोल। क्या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो, उसकी वजह से नेट जो कंडक्टेंस हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा उसको कहते हैं भाई ये मोलर कंडक्टेंस है। चलो पढ़ते हैं यहाँ पर रिटन। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन गिवन सोल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो भी आयंस वहां पर प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से जो नेट कंडक्टेंस हमें देखने को मिलता है उसी को हम नाम दे देते हैं मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला सिंपल सा, जैसे वहां पर वैसे यहां पर। मोलर कंडक्टेंस बराबर K इंटू 1000/m। अच्छा वहां पर क्या लिख रहा था, N, तो यहां पर लिख देता है M, और M कोई और नहीं, जो आप सोच रहे हैं यहां पर क्या सोच रहे हैं, मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा कभी आपको सोल्यूशन में मोलैरिटी ना बोल करके वहां पर सॉल्युबिलिटी आपको बोल दे, आयंस की सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो अब आप बताओगे वही सॉल्युबिलिटी मतलब वही मोलैरिटी, तो आपको मोलैरिटी की जहां पर सॉल्युबिलिटी बोलता है उसको भी वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कल को अभी आपसे वहां पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो भी है वहां पर बता दिया जाए इतना मोल प्रेजेंट है इतने वॉल्यूम में, तो आपको वहां पर पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, आपको मोलैरिटी यहाँ पर रखना होता है, तो आपको N/V करके यहाँ पर आप रख सकते हो, है कि नहीं बताओ। N/V मतलब मोलैरिटी निकालने के सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बताया था वो सारी चीज़ें, अगर कभी वहाँ तक जाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिंपल से आपको मोलैरिटी दे देंगे, उसकी मोलैरिटी इतना है, 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसके वहाँ पर से आपसे बोल देगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी है, बताओ वहाँ पर मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो वैल्यू को रख करके आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बार बार यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि K को मत भूलना, K यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर होगा, क्योंकि इन सब के लिए तो बहुत सिंपल सा डाटा तो वहाँ पर दे देता है। K को ही क्या करता है, सीधे तौर पे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि K को देने का इनके पास एक रास्ता है, रजिस्टेंस दे दें और सेल कांस्टेंट दे दें। तो कहेंगे पहले काम करो, रजिस्टेंस सेल कांस्टेंट की मदद से पहले K निकालो, तब उसको यहाँ पर रखो, तब सॉल्व करो। इसीलिए हमें पता होना चाहिए K के बारे में, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। चलो अब यहीं पर एक बार फिर से सवाल आता है, यहाँ पर भी 1000 ऊपर लिखा गया, तो एक बार यहाँ पर यूनिट की बात आती है, सेम वैसे यूनिट यहाँ पर है, जहाँ पर इक्विवेलेंट था यहाँ पर मोल आ जाएगा। वैसे ये हम फॉर्मूला तब यूज करते हैं 1000 ऊपर, तो अब बताओगे यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर मोल इनवर्स बोलते हैं। फॉर्मूले को एक नया रूप हम दे सकते हैं, और कब, यहाँ पर जब K या फिर κ/1000 इंटू M बोल सकते हैं, लेकिन ये कब लगाएंगे, किस परिस्थिति में लगाएंगे, वो आपको ध्यान देना है कि जब हमारा यूनिट या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने फाइनल यूनिट देखी, वहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पर मीटर में मिल रहा है। अब बताओगे साइमन मीटर स्क्वायर
पर मोल। तो याद रखना, अगर मीटर की वैल्यू आ जाती है, मीटर की यूनिट, तो 1000 नीचे, और अगर सेंटीमीटर में ही है तो 1000 ऊपर। आया समझ में? तो ये जरूर ध्यान देना। वही यूनिट आपको बताया गया साइमन की, जहां पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कह सकते हैं, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आप बोल सकते हैं। चलो, दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े, तो बताओ क्या पढ़ा हमने। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाए कप्पा इंटू 1000 अपान एम, तो मोलर कंडक्टेंस बोला जाए कप्पा इंटू 1000 अपान एम। बताया जाए कि इसका मतलब बस एन और एम का फर्क है। मोलरिटी रखे तो मोलर कंडक्टेंस, नॉर्मलिटी रखे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा, अगर ये पहला ये दूसरा इक्वेशन है, अगर मैं कह दूं भाई एक काम करो, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपान मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अब बताओगे कि 1000 के 1000 तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सोल्यूशन की बात हो रही है। तो m तो ऊपर चला जाएगा, बताओगे m अपान n आ जाता है। और अब अगर हम यहाँ पर फिर से लिखे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपान मोलर कंडक्टेंस बराबर, मोलरिटी को मोलरिटी ही रहने दो, नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं मोलरिटी के सम में, मोलरिटी इंटू एक्स, ये सबको पता होगा। तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगा, बचा x, x जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मोलर कंडक्टेंस बराबर बताओगे क्या, x इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अच्छा, ये x क्या है, कोई बताएगा x क्या है? सब कुछ बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इसलिए मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक सबसे पहले पढ़ाया आपको फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में। मुझे पता था कि आप आगे जाएंगे तो कहीं न कहीं वो सारे टर्म्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर x क्या हो जाता है, इसको इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर कन्वर्जन फैक्टर के नाम से जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीका था, एसिड के लिए कुछ और, बेस के लिए कुछ और, साल्ट के लिए कुछ और, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शंस होती तो वहाँ पर कुछ और हो जाता था, आयंस के लिए कुछ और होता था, एटम के लिए कुछ और होता था, वो सारी चीज़ आपको बताएगी। ज़्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको यहाँ पर ज़्यादातर हो सकता है साल्ट मिल जाए। तो साल्ट के केस में मैंने बताया तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज आपको देखना पड़ता था, कैटायन का या फिर एनायन का। आगे आएंगे तो बताएंगे यहाँ पर। तो ये रिलेशन याद रखना, मोलर कंडक्टेंस बराबर x इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस बराबर x इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब कल को अगर हमें मोलर कंडक्टेंस दे दे, पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो बताओ अब क्या करोगे, यहाँ पर मोलर दे दे इक्विवेलेंट पूछ ले, तब बताओगे हमारे पास फॉर्मूला है, तब मोलर वाले को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, और अगर इक्विवेलेंट दे करके मोलर पूछ ले तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस सिंपल सा वहाँ पर एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज से आपको बताता है कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे KCl एक साल्ट है, और मैंने कहा था कि साल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज देखना। पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव चार्ज 1 है, तो जितना होगा केवल एक देखना, ऐसे नहीं देख करके जोड़ लिया दोनों को, नहीं, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो तो नेगेटिव चार्ज। और साल्ट है न्यूट्रल फॉर्म में है, तो याद रखना वो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने कहा कोई भी आप देख लो। मैंने पॉजिटिव वाले को देखा तो 1 आया। तो अब बताओ रिलेशन क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बराबर 1 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, x की वैल्यू 1 आई, मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर बताओ ये Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में जाता है, इसके लिए हम लिखेंगे 2Cl। टोटल पॉजिटिव वाले चार्ज 2, टोटल नेगेटिव वाले 2। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस बराबर आप बताओगे 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है, ऐसा कुछ होता। चलो अब यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर जब आएंगे मोलर कंडक्टेंस, कोई बताएगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस, तो प्लस वाले भी 3 चार्ज है और माइनस वाले भी टोटल 3 Cl माइनस मिलकर के यहां पर 3 माइनस चार्ज बनाएंगे। अब बताओगे 3 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये रिलेशन सारी चीजें। चलो यहां पर बताओ ये जब टूटेगा तो आपको पता है क्या, 3Ba2 प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा 2PO4 3 माइनस। टोटल प्लस वाले कितने हैं 3 2 जा 6, टोटल माइनस वाले कितना 3 2 जा 6। तो अब आप बताओगे यहां पर क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस बराबर x की वैल्यू 6 आएगा भैया, ठीक है, 6 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसा समझ में। तो ये आपने इनके बीच का रिलेशन देखा, डेफिनेशन क्या होता है वो देखा, क्या फॉर्मूला होगा वो देखा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना है तो कैसे पूछेगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को।
आपको कहता था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl सोल्यूशन इज 20 डिग्री सी इज इतना। क्या बोल रहे हैं बताओ? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या? ये किसकी वैल्यू दिया? कप्पा की वैल्यू दे दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन 20, उसी टेम्परेचर पे कह रहे हैं उसका 55 ओम 55 ओम है। तो पूछना क्या चाहता है कि भाई मुझे सेल कांस्टेंट चाहिए, तो सेल कांस्टेंट बता दो। यहाँ पर के दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, सेल कांस्टेंट पूछा, कोई रिलेशन पता है? अब बताओगे हाँ, के बराबर 1/r इंटू L/A लिखते हैं। L/A ही टोटल क्या हो जाता है? सेल कांस्टेंट है। तो L/A या फिर जिसको G स्टार कहते हैं, तो बताओगे G स्टार की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या हो जाएगा? R के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इंटू के। R की वैल्यू बताया गया 55 और K की वैल्यू कितना बताया है यहाँ पर? 0.0212 0.0212। ठीक है, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू 1.16 इसके करीब आ जाता है, 1.16 पर सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, 1.16 पर सेंटीमीटर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा गया था रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ CH3COH एट 25 डिग्री, सॉरी कह रहे हैं कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, रेजिस्टेंस ये आपको दिया है 250 ओम व्हेन मेजर्ड इन अ सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हैं आपको यहाँ पर 1.15 सेंटीमीटर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्या क्या दे रहा है। हमें दे रहा है नॉर्मेलिटी, कह रहे हैं वो 1 है, ठीक है, और क्या दे रहा है? कह रहे हैं रेजिस्टेंस वो 250 है, ठीक, और क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं सेल कांस्टेंट L/A की वैल्यू है 1.15 और पूछना क्या चाहते हैं बता? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले जो पूछा जाए आपको वो ध्यान देना है। अच्छा, जो भी आपको डाटा यहाँ पर दिया गया और आप देख रहे हैं सेंटीमीटर के साथ वो यूनिट आपको लगाई गई है, यहाँ तक कि अगर आप देखें सेल कांस्टेंट की यूनिट भी सेंटीमीटर के साथ है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर, अगर सेंटीमीटर आपको लेंथ की यूनिट देखी तो कप्पा इंटू 1000 अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? नॉर्मेलिटी। के को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? के बराबर फॉर्मूला आपको पता है, रेजिस्टेंस 1/r इंटू L/A। ये तो करना है, बताओ। इनकी यहाँ पर अगर रखते हैं 1/L/A मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी? 1.15 इंटू 1000 अपान, अब R की वैल्यू कितनी देगी आपको? 250 दिया गया, 250 और नॉर्मलिटी 1 है। तो अब बताओ कि इसको कैंसिल करते हैं, 25 चौका 100 हो जाता है। यहाँ पर ये इतना, ये 4.60 आ जाता है। क्या आ जाता है? 4.60 आ जाता है। बस वैल्यू को रखना था। मैंने कहा था के को आपको डायरेक्टली भी दे सकता था, नहीं तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन के रूप में देगा, तो हम उसको निकाल करके सॉल्व करके यहाँ पर रख करके तब करें, या फिर डायरेक्ट इसके फॉर्मूले की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर अगर देखा जाए इसका मतलब ये हो जाता है सेल कांस्टेंट अपान R, तो वही रख करके मैंने सॉल्व किया और वैल्यू सॉल्व हो जाती है। तो अब बताओ कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला बताओ। यहाँ पर कह रहा था यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अभी पढ़ा क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। देखो ये भी था, लेकिन पर इक्विवेलेंट यहाँ पर भूल गया ना, तो बताओगे यहाँ पर हम इसके साथ जाएंगे बी वाले के। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने कंडक्टेंस पढ़ लिया, जिसमें भी दो हमें कंडक्टेंस पढ़ना पड़ा, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दूसरा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों कंडक्टेंस की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक करके नेचर ऑफ सोल्यूट अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, शुरू में ही अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आयन जब प्रोड्यूस होगा तब होता है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंडक्टिविटी होगी। वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो कम करेगा। तो वही कह रहे हैं कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पुअर डिसोसिएशन, पुअर कंडक्टिविटी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीट डिसोसिएशन, बेटर। क्योंकि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये भी तो पहले देखना पड़ेगा हम किस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट का मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा कंडक्टिविटी, वीक होगा तो कम मिलेगा।
अच्छा, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, हमें पता है, लेकिन कब, जब पानी में डाला जाए। अगर उसी को बेंजीन में डाल दो, वो भी एक लिक्विड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी नहीं टूटता। तो इसलिए सॉल्वेंट भी डिपेंड करता है। अगर हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, जैसा वाटर, तो वहां पर वो आयंस का डिसोसिएशन बहुत अच्छे से कराता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई दूसरा फैक्टर भी याद रखना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर आपको कहता है कि एनी सॉल्वेंट विच पजेस हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट greater the capacity of separating ion. Water has a greatest tendency to increase conductivity of solution. अगर वाटर में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हैं तो वहां पर उम्मीद हमारी बढ़ती है कि वहां पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। अगला इफेक्ट आपको कहता है टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो याद रखना, कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है हमेशा से। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट से अगर मान करके चलते हैं, मान लेते 10% टूट रहा था, आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू किया, तो आपको बताया वो पहले से ज़्यादा टूटेगा, 15%, 20%, 25%, और जैसे जैसे वो टूटता जाएगा आप बताओगे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। तो ओवरऑल याद रखना, टेम्परेचर बढ़ा करके हम कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये भी फैक्टर याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाने के चांसेस होगा वो ये है डाइल्यूशन का, और इसी पे हर किसी को ध्यान देना है। अगर पानी मिलाते जाते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, जहां पर अगर हम क्या करते हैं, पहले से ज़्यादा पानी मिलाते चले जाते हैं, मतलब डाइल्यूशन करते चले जाते हैं, अब क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी कि घटेंगी, वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करता है, कहता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा क्या हो जाता है, वो इंक्रीज करता जाता है। अगर हम क्या करते हैं, वहां पर पानी मिलाते जाते हैं तो पहले से ज़्यादा टूटेगा, और ज़्यादा टूटेगा तो वहां पर क्या क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ने लगती है। ये तो ओस्टवाल्ड ने भी तो बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डायरेक्टली पॉसिबल हो जाएगा डाइल्यूशन के रूट के, और डाइल्यूशन और आपको पता है कंसंट्रेशन के बीच में तो उल्टा रिलेशन। तो डाइल्यूशन के रूट के अगर डायरेक्टली है तो कंसंट्रेशन के रूट की क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पर वो होगा। आप समझ में, ऐसा कुछ वहां पर होता है। तो अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है, इसी पे हर कोई ध्यान देगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ने दो। अब यहाँ पर याद रखना कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कौन बढ़ रहा है, कंडक्टेंस। लेकिन एक ऐसा टर्म है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, और कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, लेकिन एक ऐसा टर्म है जो कह रहे हैं चाहे जो भी हो जाए, अगर डाइल्यूशन करोगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, वो कौन है, कप्पा के, ये वैल्यू घटने लगती है कंडक्टिविटी। तो ये लाइन याद रखना, क्यों घट जाती है। अगर कल को आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर डाइल्यूशन करते हैं कंडक्टिविटी क्यों घट जाती है, एसर्शन में आ गया क्वेश्चन कि अगर डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं वहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, तो रीजन में ऐसी क्या लाइन बोल दे, आप बताओगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आप बताओगे क्योंकि अगर डाइल्यूशन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस के नंबर्स क्या हो जाते हैं, वहां पर कम होने लगते हैं। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये कम हो जाता है। सवाल आता है चलो वो तो कम है, लेकिन ये बढ़ क्यों जाता है। देखो, बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है इनके लिए, क्योंकि इनका अपना फिक्स क्राइटेरिया है भाई, हम पर यूनिट वॉल्यूम का हिसाब देखते हैं वो, और इनका क्या हिसाब है, कह रहे भाई जब पानी मिलाओगे तो पहले से ज़्यादा टूटेगा, है कि नहीं। एक तो नंबर ऑफ आपको बताएंगे वहां पर पहले से ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, और दूसरी बात क्या हो जाता है, यहां पर एक बात और ध्यान दिया जाए तो क्या क्या होगा वहां पर अगर हम डाइल्यूशन कर दें, क्यों आखिर इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। चलो ऐसे यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको ऐसा कह देता हूं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे यहां पर थे, तो भले ही यहां पर हो गया, आपको पता है जैसे वहां पर हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, ये प्लस वाला माइनस वाले की तरफ जाता है, माइनस वाला प्लस वाले की तरफ जाता है। सवाल आता है ऐसा क्यों जाता है, तो मैंने आपको बताया था, फैराडे लॉ में बताया था वहां पर, कि ये चाहता अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया जाए, ठीक है, और कितनी मात्रा में डिस्चार्ज करेगा, कितना डिस्चार्ज होगा, वो तो कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो कराएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आते हैं, तो सवाल आता है ये इस पे क्यों चला गया। आपको पता है इनके बीच का भी तो अट्रैक्शन था, प्लस और माइनस के बीच में भी तो अट्रैक्शन था। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर कम से कम दिखाऊं ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते पहले वो ऐसे था, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला,
ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ। ये हमारा माइनस था, ये प्लस था। देखो, अगर मानते हैं यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड इनका अट्रैक्शन इसकी तरफ हुआ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनका इसकी तरफ हुआ, लेकिन ये प्लस और माइनस के बीच में भी तो आपस में कुछ लगाव होगा। भले ये टूट गया, लेकिन ये आयंस प्लस वाला माइनस वाले के साथ रहना चाहेगा, माइनस वाला प्लस वाले के साथ रहना चाहेगा, ये भी तो लगाव होगा। लेकिन अब जब हम डाइल्यूशन करते हैं और वाटर इस पे माहिर है, इनको क्या कर जाता है, इनके बीच की दूरी को बढ़ा देगा। और जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रोड इसको और आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो दो चीज़ें, एक तो आपको बताया पानी मिलाते जाओगे तो पहले 10% टूटा तो 15% टूटेगा और टूटता चला जाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर इस बात भी हमें ध्यान देना है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर क्या करता है, आयंस को सेपरेट करने का भी काम करता है। जो आयंस प्लस माइनस एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे, अब वो क्या करता है, उनके बीच की दूरी बढ़ा देगा। जब इनके बीच की दूरी कम होने लगी, इधर से इलेक्ट्रोड को बड़ी आसानी से खींच लेता है। तो ओवरऑल आपको बस कुछ नहीं, तो आपको इतना याद रखना है कि डाइल्यूशन करेंगे, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, यहाँ से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी घट जाता है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होने लगता है। तो बताया गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर डाइल्यूशन करते ही एक्सपेरिमेंट से भी देखा गया है, वो बढ़ने लगता है। आया समझ में आपको डाइल्यूशन का इफेक्ट, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सारी चीजें। तो चलो अब यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि डाइल्यूशन करते करते हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी मिला रहे थे, अब ये हुआ कि बहुत पानी मिला, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको पता, अगर पानी मिलाते चले जाओगे तो कंसंट्रेशन घटता जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। पानी मिलाते जा रहे, जितना डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन उसकी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लेते कोई एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ही इमेजिन कर लो। हम पानी डालते जा रहे, वो टूटता जा रहा है और पहले ज़्यादा टूट रहा है और कंडक्टेंस बढ़ाता जा रहा है। फिर एक समय आता है कि हमने इतना डाइल्यूशन कर दिया कि उसको जितना मैक्सिमम कंडक्टेंस देना था वो दे चुका। अब अगर हम और भी फर्दर पानी या फिर डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, अब उसके कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हमने कितना डाइल्यूशन कर डाला वहां पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया कि अब वो पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट हो गया। या फिर दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, इतना डाइल्यूशन कर दिया किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कि इसके अल्फा की वैल्यू लगभग 1 आ गई। 1 आने का मतलब क्या, 100% डिसोसिएशन कर डाला। और दूसरा, या फिर एक ऐसा भी टर्म बोल सकते हैं कि हमने इतना डाइल्यूशन कर दिया, अब उसकी कंसंट्रेशन लगभग 0 हो गई। इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गया कि अब कंसंट्रेट रहा ही नहीं, दम लगभग कैसे उसकी कंसंट्रेशन 0 हो गई। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने पानी बहुत मिलाते, हम चले गए वहाँ पर डाइल्यूशन पर डाइल्यूशन करते गए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुँच गए। कहा गया, व्हेन वूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हैज आयोनाइज्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज in the value of molar conductance or equivalent conductance, this stage is called infinite dilution। कह रहे हैं कि इतना पानी मिला दिया गया है कि वो पहले बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अब कह रहे हैं अब नहीं बढ़ पाएंगे, जितना बढ़ना था हम बढ़ चुके हैं। अब अगर आप और भी मिलाते हो तो नहीं बढ़ रहा है, उसी पे रुक गया है, तो इसका मतलब बताओगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिसकी अल्फा की वैल्यू लगभग क्या हो जाती है, 1, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अब उसकी कंसंट्रेशन लगभग 0 हो गई, हम इतना डाइल्यूशन कर डालें वहाँ पर। तो अब क्या होगा, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात होगी तो जिसको हम मोलर कंडक्टेंस कहा करते थे, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसको हम ऐसे कहेंगे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पर सर नॉट का साइन लग जाए, फिर इनफाइनाइट का साइन। अगर ऐसा कहीं पर आपको अब दिखे तो इसका मतलब इनफाइनाइट की कहानी चल रही। अगर केवल ऐसा है तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम लोग ऐसे बताएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन या फिर नॉट का साइन बन जाएगा। अब सवाल आता है, चलो हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, अब कैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पर कंडक्टेंस को नाप पाएंगे। देखो, एग्जैक्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी का कंडक्टेंस हम सही से नाप नहीं सकते, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वहां पर कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ हम पढ़ते हैं जो होता है कोहलॉश लॉ, जो हमें सिखाता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस नापना है तो हम उसको कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब कोहलॉश लॉ को यहाँ पर समझते हैं और क्या बताता है इसको देखते हैं।
कोलोश लॉ आपको बताता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन इन एन। कह रहे अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, वो भी इनफिनाइट पे, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बस एक काम करना, अगर आपको वहां पर जानकारी किसकी दे दी जाए, जो आयंस उसने बनाए हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट्स ने टूट करके जो आयंस बनाए हैं, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे उन आयन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, अगर उन आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कैटायन हो गया, कैटायन टाइप का होगा, तो कैटायन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनाइट पर अगर हम जोड़ देंगे आयन वालों का, तो वो उस इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब समझिए, यहाँ पर आपको ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर AXBY है, यहाँ पर समझो AXBY नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो जब पानी में गया टूटा कुछ ऐसा है, X A + B A + Y करके ऐसे, और यहाँ पर Y B - ऐसे आयंस बना दिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसने A नाम का कैटायन बनाया और B वाला यहाँ पर एनायन बनाया। अब अगर हमसे पूछा जाए हमें AX इसका बताना है, तो अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस AXBY टाइप का बताना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, ठीक है, A नाम के कैटायन का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस B वाले एनायन का। ठीक है, हम केवल साधारण सिंपल सा इनको जोड़ देंगे और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट की वैल्यू को कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लेता हूं मैं यहाँ पर ले लेता हूं BA3PO4 का होल ट्वाइस है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब टूटेगा 3BA2+, ठीक है, 2PO4 3- बना देता है। अगर हमसे पूछा जाए भाई मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनाइट पर BA3PO4 के होल ट्वाइस का बताओ, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हम कहेंगे हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दो किसका, इसके कैटायन मतलब BA2+ का, हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दो यहाँ पर PO4 3- का। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आपस में जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, वहाँ पर इनके आयंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है। ये याद रहे, मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पर आयंस को सिंपली जोड़ रहे हैं। और अगर मोलर कंडक्टेंस की बात आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट जो है इनका भी हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। चलो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगला बताता हूँ, ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, यहाँ पर A और B के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, इनके आयंस के कंडक्टेंस केवल सिंपली हम वहाँ पर ऐड किए। अब अगर हमसे पूछा जाए मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, हमसे पूछा जाए सेम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैंने ले लिया वहाँ पर, और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर, तो अब कह रहे हैं भाई अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, X इंटू मोलर कंडक्टेंस AY+ वाले का प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस BX- वाले का। मतलब जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल वही वाला बता दूं फिर से, BA3PO4 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा क्या हो जाएगा, 3BA2+ प्लस 2PO4 3- ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो 3BA2+ प्लस 2PO4 3- अगर ऐसा है, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जाएगा, तो अभी आपने बताया इनका, तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस BA2+ आयन का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस PO4 3- का। लेकिन इसी के लिए अगर हमसे पूछा जाए मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे बताओ, तो हम क्या करेंगे पता है, अब कहेंगे यहाँ पर 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर BA2+ वाले का प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर PO4 3- वाले का। तो ये हमें वहाँ पर तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस की बात आएगी तो कोफिशिएंट का यूज करेंगे, घुमा फिरा के ये कहने का मतलब है अगर मोलर कंडक्टेंस हमें आयंस का दिया है और उस इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है, तो वहां पर उनके कोफिशिएंट का यूज करेंगे। ठीक है,
और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे पूछा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका आयन का दिया है तो केवल सिंपली उनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ये बात एकदम माइंड में होनी चाहिए। ऐसा ना कि वहां पर जाने के बाद आपको लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करें कि ना करें, 3 से मल्टीप्लाई करें कि ना करें। मोलर की बात आएगी तो करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट की बात आएगी तो नहीं करना, ठीक है। तो वो हो जाता है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो अगर हमसे बात करते हैं यहाँ पर NaCl का मोलर कंडक्टेंस आपको बताना है इनफाइनाइट पर, तो हम कहेंगे Na+ और Cl- में टूटता है। मोलर कंडक्टेंस Na+ का, मोलर कंडक्टेंस Cl- का। चूंकि मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है तो आपको पता है कि इनके दोनों के नंबर 1 1 थे, तो 1 1 से मल्टीप्लाई ही किया गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर BaCl2 का। अब आपको पता है BaCl2 टूटेगा Ba2+ में और +2Cl-। तो जब इसका मोलर कंडक्टेंस देखा जाएगा, बताओगे मोलर कंडक्टेंस Ba2+ का, लेकिन Cl कितने हैं भाई? 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस किसका? Cl- का। तो ये आ जाता है, आया। ऐसे BaSO4 का 1:1 का है, तो बताओगे यहाँ पर Ba2+ का मोलर कंडक्टेंस प्लस SO4-। अच्छा Al2SO4 जैसे अब Ba3PO4 का होल ट्वाइस बताया वैसे। अब बताओगे जब टूटेगा 2Al3+ में जाएगा और +3SO4 2- में जाएगा। मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर आयंस का दिया था। अब बताओगे 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर Al3+ का, 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर SO4 का। ये यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ऐसे। अच्छा कल को ये आपने पढ़ लिया और आपसे पूछा जाए ये सब जानकारी इसका दे रहा और इक्विवेलेंट पूछ लीजिए, हमारे पास टूल्स तो है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनाइट पर बराबर क्या कर दे? मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर पान x। x क्या है? इक्विवेलेंट फैक्टर। तो अब अगर हमें मोलर की जानकारी दे दे, कल को ऐसा पूछ लिया जाए BaCl2 का इतना है, मोलर कंडक्टेंस इसका Cl का इतना है, Ba का इतना है, तो हम क्या करते हैं? मोलर कंडक्टेंस BaCl2 का निकाल लेंगे। फिर कहेगा नहीं मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रखो, कोई बात नहीं, तो हम मोलर कंडक्टेंस जो भी निकाले उसको x से डिवाइड कर देंगे। और x इनके लिए बताओ क्या हो जाता है? टोटल प्लस या टोटल माइनस x की वैल्यू 2, तो उसे डिवाइड करके ये बन सकते हैं। तो हम ऐसा भी काम वहां पर कर सकते हैं। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन बताइए। पूछा गया था इफ द मोलर कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ Ca2+ एंड Cl- एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली, इतना आपको बताया गया और इतना, तो CaCl2 का क्या होगा? तो हमसे यही पूछना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर CaCl2 का क्या होगा? CaCl2 का तो बताओ हम क्या करेंगे? अभी मैंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर अगर हमने जिसका भी पूछा जाएगा कोफिशिएंट का यूज होगा, तो पहले इसको लिखो। Ca कितना बनेगा? एक ही बनेगा, बताओगे मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर Ca2+ का प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर Cl- का। देखना यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि Cl 2 है, तो अब वैल्यू को रख करके बस सिंपली आप सॉल्व कर लो CaCl2 का। तो बताओगे Ca कैल्शियम का ही है, ठीक है, इतना 118.88 10⁻⁻⁴, ठीक है, प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस Cl- इतना है। अब बताओगे यहाँ पर 77.33 और 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसके बाद जो भी बनते हैं इसे ऐड कर देना, तो सिंपल सा केवल कैलकुलेशन बचा है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 273.54 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाता है। तो अब यहाँ पर कर सकते हैं, बस यहाँ पर आपको ये बताना था कि कैसे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, और कैसे फॉर्मूले को लिखना। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के हम पहले यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अभी मैंने कहा आयंस का दिया गया, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछ रहा था लेकिन उसके आयंस का हमें दिया था, उसके कैटायन और एनायन का था, तो हमने वहां पर इक्विवेलेंट पूछेगा तो उनके को सिंपली सा वहां पर ऐड कर लेंगे। अगर मोलर कंडक्टेंस पूछेगा तो उनके आयंस को हम कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं। लेकिन अब आपको पता है एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है, उसमें आयंस वायंस का देगा नहीं, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट्स का बोलेगा भाई इसका क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट पर, और कुछ अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको दे देगा, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का बोलेगा और किसी और इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको इंफॉर्मेशन देगा। और ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। तो हमें एक काम ये करना है कि जितने इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको दिया है, ठीक है, उसमें से आपको देखना है कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
जिनको आपस में मिलाया जाए वो इलेक्ट्रोलाइट्स बने जिसका कंडक्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तब जाके कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो और यहीं पर कॉन्सेप्ट सीखो इसका। कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी KCl NaCl KNO3 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इतना इतना और इतना आपको दे दिया रेस्पेक्टिवली। कह रहे व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनका, बताओ। इस बार कोई आयन वायन का दे रहा नहीं, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है KCl NaCl KNO3, इनका दे करके इनका पूछा जा रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ ये NaNO3 इन सब में से किसको किसको आपस में मिलाया जाए तो बनेगा। आप बताओगे इसमें 2 आयन्स है Na प्लस और NO3 माइनस, तो Na प्लस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। NO3 माइनस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो आप इनकी एक रिएक्शंस लिखो। अब बताओगे जब NaCl प्लस KNO3 को आपस में मिलाते हैं तब जाकर के आपका क्या बनेगा, बताओ भाई, NaNO3। अच्छा कुछ और भी तो बनेगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस में ऐसे टूटा होगा, प्लस माइनस में ऐसे टूटा होगा। Na जाकर के NO3 से मिला NaNO3, तो K और Cl भी तो मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, KCl। अब एक बात ध्यान देना, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आयन यहाँ बनेगा वही आयन तो वहाँ पर भी बनेगा। अगर बताओ यहाँ पर Na ये भी टूटेगा तो आप Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस। तो आप एक बात बताओ, इधर साइड कितने Na प्लस हैं, इधर भी तो एक Na प्लस बनेगा, Cl माइनस Cl माइनस K प्लस NO3 NO3। मतलब कि अगर हमने क्या किया, हमें तो NaNO3 का बताना है, हमने एक रिएक्शंस लिखा जिससे हमारे NaNO3 बन रहा है, और हमने देखा जो आयंस आपको रिएक्टेंट साइड मिल रहा है वही आयंस आपको प्रोडक्ट साइड मिल रहा है, क्योंकि रिएक्शंस बैलेंस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास को वहां पर फॉलो कर रहा है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब आप बताओगे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaCl और KCl का आएगा वही सेम इक्विवेलेंट NaNO3 और KCl का आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओगे इक्विवेलेंट आपसे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर NaCl का प्लस इनका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर KNO3 का बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों के। तो राइट साइड जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड जो कंडक्टेंस मिलेगा इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, वही सेम इन दोनों की वजह से भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर NaNO3 का प्लस मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर KCl का, ऐसे कुछ हो जाता है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, इनको निकालना है, सबकी वैल्यू रख दो, ये निकाल लो। ऐसा भी कह सकते हैं जिनसे मिल रहा है, जिनको आपस में रिएक्शन करा करके बनाया गया उनका जोड़ करके जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको घटा दो, या फिर ऐसे इनकी वैल्यू रख करके सॉल्व करो। जिसका जहां पर दिया उसको सही से वैल्यू रखना। NaCl वाली ये वैल्यू 128 128 प्लस KNO3 कौन सी वैल्यू है, तीसरे नंबर वाली, कहाँ गई ये, 111 बराबर इसका हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर NaNO3 का प्लस KCl की बात करते हैं 152। अब NaNO3 बताओ, इन दोनों को जोड़ करके 152 घटा दो, बस हो गया काम। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर NaNO3, अब देखेंगे इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाता है, फिर माइनस 152 कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लगभग आपका वहाँ पर 87 आ जाता है। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पर V वाला ऑप्शन करें। बताओ यहाँ पर क्या सीखा, क्योंकि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करने हैं। जिसका पूछा जाए आपको देखना है दिए गए इलेक्ट्रोलाइट्स में से कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनको मिलाया जाए कि वो बने, और साथ ही से अगर कोई बाई प्रोडक्ट भी बनता है उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट इस साइड के लिए कंडक्टेंस बराबर इधर साइड के कंडक्टेंस, फिर आप वहाँ पर रख करके जिसका पूछा जाए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगर आप ये हुआ तो अगला क्वेश्चन करके कंफर्म करो। कह रहे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3COH Na एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना इतना और इतना दिया गया। तो आपसे पूछा गया द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बताओ CH3COH को बनाना है इन तीनों की वजह से। CH3COH में 2 आयंस होंगे, CH3CO माइनस और H प्लस, कहाँ से आएगा, तो बताओगे यहाँ पर जिसको देखते हैं तो ये आएगा CH3 COONA प्लस HCl, तभी तो बनेगा वो, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस। और कौन बनेगा यहाँ पर, अब बताओगे यहाँ पर CH3 COOH प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट NaCl बनेगा ऐसे।
तो एक बार फिर से इधर साइड का कंडक्टेंस बराबर इधर साइड का, हमको इसका निकालना है, तो अब यहीं पर वैल्यू रख देते हैं ना, क्या बुरा। अब बताओ कि NaCl कितना दिया, तीसरी वाली वैल्यू 91 ना, 91 प्लस HCl का कौन सा है, दूसरा वाला 426.16 बराबर इसका निकालना है मोलर कंडक्टेंस, इनका हमें निकालना है CH3COOH प्लस इनका कितना NaCl का पहला वाला 126.45। चलो अब ये निकालते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट पर। अब बताओगे यहाँ पर CH3COOH बराबर इन दोनों को ऐड करके उसको घटा देना है, तब बताओगे 91 प्लस 426.16, इसमें से आपको घटा देना किसको 126.45। ठीक है, इनको ऐड करके घटाना, लगभग वैल्यू आ जाती है यहाँ पर फिर 90.71। तो बताओ कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। सेम सिंपल सा है, जो भी दिया गया उनको मिला के देखो कैसे रिएक्शंस बनती है, फिर जिसका पूछा जाए इधर वाले का बराबर उधर वाले का करके आराम से तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम डाटा सब कुछ दिया गया, आंसर भी लगभग सेम के आसपास आता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि HOAC का, मैं बता दूं एसिडिक एसिड को शॉर्ट में HOAC लिख दिया जाता है, इसको बनाना है। और किससे बना सकते हैं, बोलते हैं NaOAC और HCl को मिलाएंगे, तो यहाँ पर NaOAC प्लस जब HCl मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा HOAC और प्लस यहाँ पर Na और Cl मिल करके NaCl बनाएगा। इसका पूछा जा रहा है, सेम वैल्यू यहाँ पर रख दे। इसकी वैल्यू आपको बताया गया 91, HCl की वैल्यू कहाँ पर 426.2 बराबर HOAC हमें निकालना है, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर HOAC प्लस NaCl का यहाँ पर 126.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप निकालोगे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर HOAC बराबर इन दोनों को घटा के वहाँ पर करोगे तो आपको सेम वही वैल्यू आता है, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन करके आए सेम वैसे क्वेश्चन है। अब बताओ कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस वहाँ पर हो गया। अब छोटे मोटे कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर बचे हैं, लेकिन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात करते हैं। देखो, अगर हमें पता है अल्फा के बारे में जानकारी, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो और पूछा जाए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा, तो आपको बताया कि हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जहां पर वो बताते थे कि I बराबर C∝² 1 माइनस अल्फा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा को 1 की तुलना में काफ़ी छोटा मान लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते थे, तो KI बराबर C∝² होता था, तो अल्फा बराबर √KI/C आ जाता था, याद है। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर अल्फा को निकालने का, अगर आपको वहाँ पर वो जानकारी ना दे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ K बराबर मैंने कहा था C∝² ओस्टवार्ड के हिसाब से, तो अल्फा बराबर मैंने कहा था √K/C, ये था एक तरीका। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट था, या फिर एसिड वगैरह होगा तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बन जाएगा, और ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन था। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालने का एक तरीका, जो कि मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम कहते हैं अल्फा, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो एक और तरीका आपको बताया गया। बस इस फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर कहता है कंडक्टेंस एट किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पर जो सी लिखा मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और यहाँ पर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि फॉर्मूला याद रखना, कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर अल्फा इक्वल, आप बताओगे जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, अब मोलर कंडक्टेंस, अब बताओ मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट। आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको ज्यादा कंडक्टेंस मिलेगी, कंसंट्रेशन पे कम मिलेगा किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। इसीलिए आपको पता है अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम अगर कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, हमेशा से पता है मैक्सिमम होगा तो 1। तो इसलिए कभी ऐसा भूल हो तो ऐसा मत करना कि उसको ऊपर कर दिया इसको नीचे कर दिया, हमेशा कम वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली और ज्यादा वाली नीचे होगी। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस होगी अपान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी, अगर रेशियो लेते हैं तो आपको अल्फा देता है। वही अगर हम सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पे फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
इनका रेशियो लेंगे तो हमें अल्फा मिल जाता है। चलो अब आते हैं फिर से यहाँ पर, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था ओस्टवाल्ड ने, ये। अब यहीं पर अगर हमें क्या करना है, फॉर्मूले में अल्फा की जगह पर कंडक्टेंस का टर्म यूज करना है, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो अगर कल को याद रखना, आपको जानकारी मोलर कंडक्टेंस का दे रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस इतनी है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस इतनी है, तो क्या बताओ उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, आपको कंसंट्रेशन देगा। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए, के सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, और अल्फा को आपको इस रूप में दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से अल्फा निकाल के यहां पर रख करके सॉल्व कर लेंगे, है समझ में। चलो एक क्वेश्चन देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 41, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल CH3COH is 25 डिग्री C इज एट, कह रहे 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन पर उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई है 80 और एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर 400 आई है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो बताओ अभी अभी फॉर्मूला बताया, अल्फा बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन कितनी, 0.1, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे 80 है, तो मतलब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन पे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई 80 और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कितना 400। तो बस ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक, 1/5 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ जाता है। कौन सा सही हो जाता है यहाँ पर, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाता है, आ समझ में। चलो अगला यहाँ पर देखते हैं, नीट 2023 में पूछा गया था, तो पीछे वाले टॉपिक पे है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम क्वेश्चन इस टाइप का पहले से पढ़ा था, वही यहाँ पर फिर से आया, तो इसको पीछे लिख दिया गया। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl 25 डिग्री C। कंडक्टिविटी का मतलब क्या, के की वैल्यू दे रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ सेल यहाँ पर 60 दे दिया, आपसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो याद रखना यहाँ पर फिर से के बराबर 1/r इंटू L/A, आपसे L/A पूछा जा रहा है। L/A मतलब कि सेल कांस्टेंट, R इंटू क्या कर देते हैं, R इंटू कप्पा। R की वैल्यू आपको 60 दिया है और K की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये है 0.021। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 1.26 आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक और टॉपिक बचा है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस वगैरह से। तो यहाँ पर आपको एक बात बताई गई कि अगर हम बात करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा जानकारी जो हमें मिली थी ओस्टवाल्ड ने दिया था। तो ओस्टवाल्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम डाइल्यूशन करें वहाँ पर क्या रिलेशन होगा कंडक्टेंस वगैरह के, वो कोई अभी बता नहीं पाया था। तो उसी को बताने का काम करते हैं एक लोग हैं, उनका नाम है डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, उसको बताने का। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं फिर फॉर्मूले पे आते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहता है द कंडक्टेंस डाटा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट इन कन्फर्मली विथ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कह रहे कंडक्टेंस का सही डाटा वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। तो बताया गया द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द डाइल्यूशन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डेबाय-हकल-ऑनसागर इक्वेशन थ्योरी या फिर ऑनसागर थ्योरी। तो इनकी थ्योरी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनकी थ्योरी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम सोल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पर डाले हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई एक केटायन है, इस केटायन को चारों तरफ वहाँ पर एनायंस कवर करके बैठे होते हैं, ऐसे एनायन, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर ऐसे एनायन के चारों तरफ वहाँ पर उसको केटायन कवर करके बैठे रहते हैं, जिससे की वजह से नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब ये एक इक्विलिब्रियम में बने होते हैं। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि उसको एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, तो प्लस वाले कहाँ पर भागेंगे, कैथोड की तरफ भागने लगते हैं और माइनस वाले एनोड की तरफ भागने लगते हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच आयन इन द सोल्यूशन इज
सिमेट्रिकली सराउंडेड बाई अपोजिट चार्ज आयन सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन इन आयन इज जीरो। तो चाहे कैटायन के आयन की बात करें चाहे एनायन की बात करते हैं, नेट फोर्स उसका हो जाता है वहां पर जीरो, क्योंकि एक अपोजिट आयन उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। अब सबसे मेन पॉइंट आ रहा है यहाँ पर इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये नहीं बोलना है आपको, यही सबसे मेन है। Debye-Hückel-Onsager equation gives the following relation, the molar and equivalent conductance with concentration। याद रखना यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन माइनस ए, और ये सी यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर हाफ। कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, इसको लिखना चाहते हम रूट लिख सकते हैं। कंडक्टेंस बराबर, अब बताओगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डायल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। देखो मैंने यहाँ पर m और e नहीं मेंशन किया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस, वो भी याद रहे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, फिर मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डायल्यूशन पे माइनस ए, एक यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या होगा वे बताते हैं, और कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का रूट। ऐसा रिलेशन उन्होंने बताया। और अगर ऐसा रिलेशन है तो आप बताओ, यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसको लिखूँ, मोलर कंडक्टेंस के साथ मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डायल्यूशन पे। एक काम ये करते हैं, अब इसको मैं पहले लिख दूँ, उसको बाद में लिखता हूँ, जिससे कि हमें ग्राफ खींच पाए। मोलर कंडक्टेंस बराबर माइनस ए अंडर रूट सी प्लस मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डायल्यूशन पे। तो बताओ इसमें कौन सा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला इस पर फिट बैठ रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। और आपको बताया जब इस पर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर जब इसको ग्राफ खींचेंगे, ये मोलर कंडक्टेंस को बता रहा है, ये किसको, वाई एक्सिस पे किसको रखा हमने, आप बताओगे कंसंट्रेशन को रखा। और इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे मेनली, मैं आपको बता दूं, हम लोग पीछे आकर, आपको पता है अगर आगे जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीछे जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटता। और यहाँ पर आपको पता है एक इंटरसेप्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये यहीं कहीं पर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की बोले को हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू को मोलर कंडक्टेंस, और वो भी इनफिनाइट डायल्यूशन पे। यहाँ से ऊपर भी जा सकते थे नीचे, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पर कह रहे हैं भाई यहाँ पर आपको ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, ये ऐसा समझ में। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा स्लोप जो आपको दिखाया गया है, अगर आप देखें नेगेटिव स्लोप तो है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना, हम पीछे आके इस ग्राफ को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि पहले अगर किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे इसकी कंडक्टेंस इतनी थी, फिर हमने कंसंट्रेशन इसको जीरो, मतलब क्या करते हैं वहाँ पर डाइल्यूट करते हैं, इसका मतलब पीछे जा रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर डाइल्यूशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत माइन्यूट सा बढ़ के यहाँ पर हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि वो वाटर में जाते हैं 100% टूट जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी पानी है तो वहाँ पर 100% टूट चुका है। तो सवाल आता है जब हम पानी मिलाते हैं, अब किसकी वजह से थोड़ा बहुत जो बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, वही जो मैंने आपको कहा था, वाटर क्या करता है, चार्ज का सेपरेशन करता है। तो पहले शुरू में ही जाकर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा टूट चुका है, जितना आयंस बना के दे चुका है। और लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे हम पानी मिलाएंगे, वो आयंस क्या हो जाएंगे, जो पहले बहुत करीब थे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती। जब उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बगल वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको बड़ी आसानी से खींच लेते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसलिए कभी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक इलेक्ट्रोलाइट्स है एक्स नाम का, और जब इसमें बहुत डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें वो कार्बन 1.5 गुना ही उसका कंडक्टेंस बढ़ता है, 1 गुना 1.5 गुना ऐसे बताता है, वहाँ पर इंक्रीज करता है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, जब बहुत ज़्यादा ऐसा बताया आपको बहुत कम इंक्रीज कर रहा है, तो आप हमेशा कहना इसका मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग की वीक। अब बताओगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बहुत कम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जितना होना तो पहले से ही दे चुका है। ठीक है, जितना देना था कंडक्टेंस वो पहले से दे चुका है। अगर आप पानी मिलाते जा रहे, डाइल्यूशन कर रहे हो, बस वहाँ पर उनके आयन जो करीब थे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड उसको और आसानी से इलेक्ट्रोड उसको आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके लिए जो ग्राफ खींचा जाता है वो ऐसे देख रहे बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे इतना था, बहुत कम था, ये कहाँ इतना, ये कम। लेकिन हम जब डाइल्यूशन करते जा रहे बढ़ ही नहीं रहते, धीरे धीरे बढ़ता धीरे धीरे। लेकिन एक समय आता है जब हम स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए इस ग्राफ में याद रखना, ये जो आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बताया गया है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बताया गया। कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, ये ग्राफ ही दे देगा और यहाँ पर ए यहाँ पर बी बोल देगा और बोलेगा ए किसके लिए, बी किसके लिए। तो याद रखना, जो बहुत कम था शुरू में डाइल्यूशन पे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन किया तो एक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो वो कौन है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो पहले से ज़्यादा था लेकिन डाइल्यूशन करने बस थोड़ा सा बड़ा है,
वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एक्स और वाई नाम के दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जब इनका डाइल्यूशन करते हैं एक्स वाला 1.5 गुना इंक्रीज करता है, जबकि वाई वाला डाइल्यूशन करने पर वो क्या हो जाता है, वहाँ पर कहेगा 20 गुना, 100 गुना, 150 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा 200 गुना, 400 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब वो कौन होगा, वो वीक इलेक्ट्रोड, जो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। और जो बहुत कम गुना बढ़ता है वो क्या हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये फॉर्मूला याद रखना हर किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पर माइनस ए, और ये कंसंट्रेशन ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, और ये याद रखना यहाँ पर आपको ये बात लिखनी है, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप पे डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान देना। और टाइप का मतलब यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये है, अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके लिए ए की वैल्यू सेम आएगी। सेम टाइप का जैसे अगर मैं कह दूँ NaCl है, KCl है, इन सब के लिए क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज को देखते हैं। ठीक है, कितना कैटायन वाला कितना एनायन वाला बन रहा है। जैसे MgCl2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 2 बनते हैं, इसके 1 बनते हैं, इसको कहते हैं पता है क्या, 2:1 टाइप वाले लोग हैं। यहाँ पर 1:2 नहीं, चार्ज को देखा जाता, नंबर को नहीं, 2:1। इस टाइप के जो भी होंगे उनके लिए सेम आएगा। जैसे MgCl2, CaCl2, इनके लिए क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ऐसे अगर वहाँ पर कोई और आ जाए, BaSO4 आ जाए, अगर 1:1, मतलब यहाँ पर जैसे BaSO4 है, BaSO4 1:1 नहीं, इसको क्या बोलेंगे, 2:2। क्यों, यहाँ पर हम चार्ज देख रहे हैं, Ba के ऊपर 2 + चार्ज, 2SO4 माइनस है। तो जितना चार्ज कैटायन और एनायन के नंबर को देख करके वहाँ पर देखते हैं, उसके चार्ज का, ठीक है, नंबर वहाँ पर देखते हैं, तब वहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, सेम टाइप मतलब चार्ज, सेम टाइप के कैटायन एनायन बना रहे हैं, उसके लिए एक ही वैल्यू सेम आएगी। जैसे MgCl2 में Mg2 + Cl-, CS2 + Cl-, तो इस टाइप के लिए एक ही वैल्यू सेम। BaSO4 टाइप का है, BaSO4, MgSO4, इन सब के लिए सेम आएगा। ये कांस्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है, वहाँ पर चलो अब देखते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, डेबी-अल्केल-लॉरेंत्ज़ इक्वेशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रूट सी की जहाँ पर आप रूट हाफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर हाफ कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में फिगर दिया था। यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, जो कि एसिडिक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बस थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये पहले बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, फॉर्मूले में मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, और ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ए एक कांस्टेंट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट्स पे ही डिपेंड नहीं करेगा, मैंने कहा नेचर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सेम टाइप का मतलब सेम टाइप का कैटायन और सेम टाइप का एनायन बना, तो उनके लिए के की वैल्यू सेम होगी। और सी यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाता है। चलो यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं। आपसे पूछा गया मार्क द चॉइस ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द ग्राफ। ग्राफ में अगर आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए और बी दिखाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए कौन होगा, बी कौन होगा। आपको बताया है इतना के भी मैं पढ़ा के, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, और जबकि ये क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ऐसा कुछ होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो यहाँ पर समझना एक बात। अब आपको ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग वीक नहीं लिख रहा, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिया, आपको समझना है खुद कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। ए को कह रहे हैं NH4OH, अब बताओ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, गया काम से। फिर से NH4OH अगले वाले ऑप्शन में, क्योंकि NH4OH एक वीक बेस होता है, ये भी गया। अगले में एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड है, ये भी गया। अगले में KCl, आपको बताइए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक साल्ट है, और NH4OH एक वीक बेस होता है, सही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बताओ यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना करते हैं। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो एनसीईआरटी में लास्ट में बैटरी वगैरह, शेल वगैरह के बारे में बताया गया, तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग करते हैं। ठीक है, आज इतना करते हैं।